जय हिंद बेटा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएं, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएं बेटा, फटाफट फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। पहला सवाल आपके सामने है, समकोणी अतिपरवलय जो सममित अक्ष के निर्देशांक अक्ष के कुल अवकल समीकरण घात और कोटि बताएं। बेटा देखो, समकोणी जो समकोणी अतिपरवलय होता है वो होता है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर करके, ठीक है। इसकी इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका डिफरेंशिएट करो तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, वाई बाहर, एक्स का 1, सी स्क्वायर का 0, तो आ जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये हमारा अवकल समीकरण आया। इस अवकल समीकरण का जो डेरिवेटिव है वो एक ही बार अवकलन हुआ है, तो अगर एक बार अवकलन हुआ है तो इस सवाल का ऑर्डर 1 होगा, और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी बेटा क्या होगी 1 होगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आंसर होगा 1,1, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा वो होगा 1,1, करेक्ट है। जय हिंद बेटा, जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। आज बेटा सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो ये जितने भी क्लास चली है सब इन्वर्टर पे आधारित चल रही है, इसलिए लाइट थोड़ी सी कम जला रखी है। हम शायद आपको आज काले लग रहे हो, तो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ठीक है। तो कोई काला नहीं कोई गोरा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाई से मतलब रखना है, ठीक है। लाइट आ जाएगी तो लाइट जला दी जाएंगी ताकि मैं आपको साफ साफ दिखूँ, ठीक है। वैसे आपको सवाल दिखना चाहिए, हमसे ज़्यादा दिखूँ चाहे ना दिखूँ उससे कोई फर्क नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। अगला, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वृद्धि करता है, तब कौन सा कथन सही होगा। मतलब कि इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहले डेरिवेटिव निकाला जाता है, तो एफ एक्स क्या होगा 2x माइनस 2। बेटा अगर हमारा जो सवाल है वो वृद्धि करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन क्या होगा बेटा 1। तो हमारा आंसर सही होगा x ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समझ गए ना, तो ऑप्शन सी आएगा बेटा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करें। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ बेटा, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, सभी बच्चे ट्राई करके बताएं आंसर क्या आएगा इसका। फटाफट बताएं बेटा आंसर क्या आएगा। देखो इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो आप 1 माइनस एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, तो इसका हो जाएगा माइनस का डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट चेंज कर लो बेटा, x बराबर 0 रखोगे तो 1 आएगा, और x बराबर 1 रखोगे तो t का मान क्या आएगा 0। तो इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या है 0। x का वैल्यू निकालो तो x का वैल्यू आएगा 1 माइनस टी, और 1 माइनस एक्स बराबर टी की पावर में, और डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अगर आपको माइनस गायब करना है तो लिमिट को आपस में चेंज कर लो, मतलब कि 0 और 1 आपस में चेंज करा तो बाहर माइनस आएगा, वो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। मल्टीप्लाई करो टी की पावर में n, टी की पावर में n प्लस 1, और ये क्या होगा डी टी होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रल करोगे तो टी की पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा, और माइनस टी की पावर में n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 आएगा। लिमिट लगा दो 0 से 1, अप्लाई कर दो तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और माइनस 0 अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये आएगा n प्लस 2, और ये आएगा माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ये आएगा, ठीक है। अब n से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, हाँ बी बिल्कुल सही बेटा, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। कर लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी करते जाओ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करने के लिए, जरा ट्राई करिए बेटा ये वाला सवाल। ये तो थ्योरी वाला सवाल है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। लिखा है मान लीजिए कि बहुपद समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो है बेटा, ये एफ एक्स बराबर जीरो के दो भिन्न रूट्स ए और बी हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल ए और बी के बीच में है। बेटा देखो, एक में होती है रोलीज थ्योरम, ठीक है। तो रोलीज थ्योरम ये कहती है कि अगर कभी भी किसी फंक्शन एफ एक्स के दो रूट्स ए और बी हैं, ठीक है, तो उनके बीच का अगर हमें कोई रूट्स निकालना है तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से हमें उसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर करना होता है, ठीक है ना। तो एफ एक्स का एफ डेस एक्स निकाल के जीरो के बराबर करते हैं, फिर यहाँ से एक ऐसा रूट्स आता है जो ए और बी के बीच में होता है, तो आंसर सही होगा बी पार्ट। रोल्स थ्योरम के हिसाब से एफ डेस एक्स को जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल बेटा ट्राई करो, ये वाला सवाल बताओ, ये सवाल का आंसर क्या आएगा। जरा डिफरेंशिएट करके सभी लोग आंसर बताएं इस सवाल का। सभी बच्चे डिफरेंशिएट करके आंसर बताएं बेटा क्या आएगा। अमोक जय हिंद बेटा। पुनीत का बी आ रहा है, खुशी का, अच्छा पहले वाले का आ रहा होगा बी, है ना। चलो अब बताओ बेटा आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताते चलो बेटा, इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। 3 की पावर में एक्स प्लस 3 की पावर में वाई बराबर 3 की पावर में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखो, 3 की पावर में एक्स प्लस 3 की पावर वाई बराबर 3 की पावर में एक्स प्लस वाई, तो आप लिखा है 3 की पावर में एक्स प्लस 3 की पावर में वाई बराबर 3 की पावर में एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट करो, ए की पावर में एक्स का, ए की पावर में एक्स इंटू लॉग ए, इसका होगा 3 की पावर में वाई इंटू लॉग 3, ठीक है। और वाई को दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर करेंगे तो 3 की पावर में एक्स प्लस वाई, ठीक है, और लॉग 3 ये आएगा, और एक्स का 1 आएगा, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, इधर लिख दिया। अब log 3 log 3 log 3 कामन लेके काट दो, तो ये आएगा 3 की पावर में x प्लस 3 की पावर में y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 की पावर में x प्लस वाई, log 3 तो हट गया, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर में x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स कामन कर सकते हैं, तो इसको इधर भेज दो, तो 3 की पावर में x माइनस 3 की पावर में x प्लस वाई, और ये उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में आएगा 3 की पावर में x प्लस वाई और माइनस 3 की पावर में y। देखो इसको हम इधर ले आए तो माइनस, इसको इधर लेके तो ये माइनस हो गया। अब बेटा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा इसमें 3 की पावर में x माइनस 3 की पावर में x प्लस वाई अपॉन 3 की पावर में x प्लस वाई और माइनस 3 की पावर में y। ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो ठीक है, वरना हम लोग उसको मैच कर लेंगे, ठीक है। हम समझ गए क्या दिक्कत है इसमें। इसमें इन्होंने क्या करा, 3 की पावर में x को क्या करा है कॉमन, तो 3 की पावर में x को क्या कर लो कॉमन, तो आएगा 1 माइनस 3 की पावर में y, और नीचे से 3 की पावर में y कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट बचेगा 3 की पावर में x माइनस 1। जब ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर में x माइनस वाई हो जाएगा, तो मिला लो बेटा 3 की पावर में x माइनस वाई, ठीक है, और 3 की पावर में y माइनस 1 अपॉन, बस माइनस कॉमन करके आंसर आ गया, तो 3 की पावर में x माइनस वाई। इसमें माइनस कॉमन करोगे तो बन जाएगा 3 की पावर में y माइनस 1, और बेटा नीचे से माइनस कॉमन करोगे तो 1 माइनस 3 की पावर में x, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 की पावर में x माइनस वाई, 3 की पावर में y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3 की पावर में x। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, डिफरेंशिएट करके हमको आंसर निकालना है, करेक्ट है। चलो फटाफट नोट कर लो भाई, जल्दी जल्दी करते जाओ। जल्दी नोट करते जाओ भाई, फटाफट फटाफट। शिवम पाल जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा शिवम पाल। पढ़ाई करते रहे हैं सभी लोग अच्छे से। चलो हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे दें, जरा ट्राई करो बेटा, करो। इंटीग्रल का क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बताएं।
इंटीग्रल का क्वेश्चन है बेटा ये। एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना बेटा, एक्स डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करोगे तो आएगा पाई इंटू थीटा अपॉन 180। थीटा कौन है? एक्स। तो इसको इंटीग्रल करोगे ऐसे सेक पाई एक्स अपॉन 180 और ये क्या आएगा? dx। तो इतना हमने आपको हिंट दे दिया, अब आप ट्राई करो। पाई एक्स अपॉन 180 को टी मान के सॉल्व करिए, चलिए करिए। पाई एक्स अपॉन 180 को टी मान कर सॉल्व करिए, ठीक है? करो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, फटाफट फटाफट। शुभम नागर, जय हिंद बेटा, सवाल लगाइए। फटाफट करते जाओ। चलो आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, हमने देख लिए हैं। पाई एक्स अपॉन 180 को टी मान लो, ठीक है? तो पाई अपॉन 180 और एक्स का dx हो जाएगा बराबर dt। चलिए देखते हैं बेटा, ये हो जाएगा सेक टी और dx पाई एक्स अपॉन 180 की जगह लिखिए dx बराबर 180 बटे पाई और dt, ये हो जाएगा। तो 180 बटे पाई को बाहर लिख लो, इंटीग्रल सेक टी dt, ये आएगा। अब देखिए 180 अपॉन पाई बाहर रहेगा, सेक एक्स का इंटीग्रल होता है ln सेक टी प्लस का tan टी। देखो आंसर तो ये भी सही है, पर जैसा ऑप्शन में दिया वैसा आंसर सही माना जाता है बेटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रूविंग होती है, अब यहाँ तो अभी समय नहीं है बताने का। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग होती है सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसको tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ये लिखा जाता है, ठीक है? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ये लिखा जाता है, ठीक है ना? तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 180 अपॉन पाई, यहाँ पर ln सेक टी प्लस tan टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 4 प्लस टी बाई 2, ठीक है ना? अब t बराबर क्या है हमारे पास? पाई एक्स अपॉन 180, तो t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई एक्स अपॉन 180 और यहाँ पर क्या है? प्लस सी, ठीक है? इतना नोट कर लो, थोड़ी जगह बन जाए बेटा। बाकी देखो t की जगह अब हमको केवल क्या लिखना? पाई एक्स अपॉन 180, तो पाई एक्स अपॉन 180 बस इतना लिख के सॉल्व करना है, बाकी हमारा आंसर आ गया, ठीक है? चलिए, और t बराबर हम लोग ने माना ही था ना पाई एक्स अपॉन 180 पूरा, और x डिग्री बराबर क्या? पाई एक्स अपॉन 180। तो बस थोड़ा सा वैल्यू रखना है, बस थोड़ी जगह बन जाए, रख दें वैल्यू। चलो इसको नोट करो बेटा, यहाँ से जल्दी नोट करते जाओ, फटाफट फटाफट बेटा नोट करते जाएं सभी लोग। बस यहाँ पर लिखना आपको 180 अपॉन पाई और यहाँ लिख दो ln 10, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस t बराबर क्या है? t बराबर है पाई एक्स अपॉन 180, t बराबर क्या है? पाई एक्स अपॉन 180। देखो t बराबर क्या है? पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है? और पाई एक्स अपॉन 180 किसके बराबर है? x डिग्री के। तो t की जगह क्या लिख दोगे? x डिग्री अपॉन 2 एंड प्लस सी। तो आंसर मिला पाई अपॉन 180, ये कितना है हमारे पास? 180 अपॉन पाई, तो 180 अपॉन पाई ये सही है, और ln 10 पाई बाई 4 प्लस, बेटा ये पाई नहीं है x होगा, ठीक है? x डिग्री अपॉन 2, क्योंकि सब में x आएगा, यहाँ पर भी x ही होगा, ठीक है ना? तो क्या आएगा? x डिग्री अपॉन 2, तो पाई बाई 4 प्लस x डिग्री अपॉन 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है? तो 180 अपॉन पाई ln 10 पाई बाई 4 प्लस x डिग्री अपॉन 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी लोग आंसर देते रहिए, ठीक है? आंसर सभी बच्चे देते रहें। चलो कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करिए बेटा, ये रहा आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पी एक्स बराबर -35,000 और प्लस 400 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है? तो कह रहा है प्रतिष्ठान को कितनी वस्तु का विक्रय करना चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ हो सके, और पी क्या है? पी विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान का लाभ है, तो पी क्या है? प्रॉफिट है। तो पी अगर प्रॉफिट है तो पी कितना है? पी है -35,000 और प्लस 400 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये है, ठीक है? ताकि उसे अधिकतम लाभ हो सके। कितनी वस्तुओं का विक्रय करना चाहिए? एक्स क्या है? एक्स है वस्तुओं की संख्या है, मतलब एक्स क्या? वस्तुओं की संख्या।
तो हमें एक्स का मान निकालना है। प्रॉफिट या लॉस मैक्सिमम मिनिमा के लिए पी डैश करना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 400, एक्स का अवकलन 1, ये है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। फॉर मैक्सिमा इन मिनिमा पी डैश किसके बराबर करोगे, 0 के, तो ये आएगा 400 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आएगा 400, देन x बराबर 100। तो मैक्सिमम कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए, 100 वस्तुओं को बेचना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ हो सके। तो बेटा अधिकतम लाभ के लिए मैक्सिमम कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 100 वस्तुएं, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए उसको डिफरेंशिएट करते हैं मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू आया और x ही वस्तुओं की संख्या है, इसलिए हमसे पूछा था ये बताओ वस्तुओं की संख्या क्या है, तो आंसर होगा मैक्सिमम वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, 100, ताकि वो मैक्सिमम लाभ कमा सके। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इसको जरा ट्राई करो, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फटाफट फटाफट ट्राई करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। नहीं बेटा 100 आएगा, हाँ 200 आएगा। इसमें जब कितना था 400 बराबर 2x, देन x बराबर कितना आएगा 200, ठीक है ना, 200 बिल्कुल सही आंसर था 200, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है ये वाला सवाल, ट्राई करिए बेटा सभी लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा फटाफट। ट्राई करो बेटा, आंसर बताओ। देखो एक पत्थर जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है समीकरण इसके द्वारा है, तो एस मीटर में टी सेकंड में संतुष्ट करता है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। बेटा अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0 होता है, ठीक है, सबको पता होगा कि जब कोई कण नीचे से ऊपर जा रहा है और जब वो नीचे लौटेगा, है ना, तो इस जगह से उसका वेग 0 हो जाएगा, तब उसके बाद वो विपरीत दिशा में लौटने लगता है, सबको बताना ये बात। तो एस बराबर कितना है, एस बराबर है 64t और माइनस 16t², डिफ्रेंशिएट करो, डी एस अपॉन डी टी बराबर आ जाएगा 64 माइनस 16 दूनी 32t, इसको 0 के बराबर कर लो, 64 माइनस 32t बराबर 0, तो t बराबर आ जाएगा कितना 2 सेकंड, 32 दूना 64, तो कितने समय के बाद 2 सेकंड के बाद वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उस समय हमने वेग को 0 कर दिया, डी एस अपॉन डी टी क्या होगा, वेग होगा, ठीक है। दूरी परिवर्तन की दर हमेशा वेग होती है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज वेलोसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इस सवाल में कह रहा है कि ये बताओ ये वर्धमान और ह्रासमान कब होगा। तो देखो बेटा हम जानते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स निगेटिव होना चाहिए, तो पहले एफ डैश निकाल लो, तो आएगा 3 दूनी 6x और प्लस 6, इसको 0 के बराबर कर लो, तो x का वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा, x का वैल्यू आएगा -1, ठीक है। नंबर सिस्टम पे लिखो -1, ये एक नंबर है, इसमें स्टार्टिंग माइनस होगी और प्लस, तो माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझसे कह रहा है कि ये
आवाज आ रही है आप सभी को? तो भाई सभी को आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, चलो देखो, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स जी एक्स बराबर एल एन एक्स, आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है, देखो गॉफ पहले निकाल लो, तो y बराबर क्या है, y बराबर है गॉफ x, ठीक है, गॉफ निकालोगे तो g के अंदर क्या आ जाएगा, एफ एक्स। तो बेटा ये रहा हमारे पास gx, तो gx में x की जगह एफ एक्स रखेंगे, तो जब x की जगह एफ एक्स रखेंगे तो इस x की जगह भी एफ एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन एफ एक्स। तो ये गॉफ आ गया हमारे पास एल एन, और एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। गॉफ किसके बराबर है, y के बराबर है, तो एल एन कॉस एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एल एन का मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का टेन एक्स, ठीक। आज सवाल में कह रहा है एक्स बराबर 0 पर डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है कहाँ पर, एक्स बराबर 0 पर, तो टेन जीरो जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ गया सवाल का, हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास, इस सवाल में बोला जा रहा है 3x माइनस फोर 2x प्लस लेमडा x बराबर 2 पे सतत है तो लेमडा का मान, तो बेटा यहां पर निकलेगा LHL और वैल्यू, यहां पर एच और वैल्यू, और यहां पर निकलेगा RHL। अगर सवाल में बोल रहा है कि फलन सतत है, तो इसका मतलब ये है कि इसका LHL RHL और वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर। तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम इसमें सबसे पहले RHL निकाले ले रहे हैं, RHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, यही तो होगा f ऑफ a प्लस एच। अब देखिए a कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, ये आएगा। अब जहां x है वहां पर लिख दो 2 प्लस एच, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एच एंड प्लस लेमडा, h टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4 प्लस लेमडा, ये आ जाएगा। अब हम ऊपर वाले से निकालेंगे वैल्यू, इससे निकालेंगे वैल्यू, वैल्यू का मतलब है x बराबर 2 डायरेक्ट रख दो इसमें, तो वैल्यू क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 मतलब 2 आ गया। अब हम बराबर कर देंगे RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि फलन सतत है तो हम कर सकते हैं बराबर, तो 4 प्लस लेमडा बराबर 2, तो लेमडा बराबर -2। सवाल में जो लेमडा का मान है बेटा वो -2 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो लेमडा का मान है ये -2 आएगा, क्लियर है। फटाफट नोट करते जाओ भाई, जल्दी जल्दी नोट करते चलो। तो वैल्यू जो आएगा वो -2 आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -2, जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, सबके आंसर हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है ये वाला, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर 2, रेखा इतने पे लंब है तो थीटा का मान क्या होगा। लंब है मतलब दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 अंश, तो y sin थीटा बराबर 2, और ये क्या है x माइनस वाई बराबर 3। अगर इनके बीच बनने वाली रेखा दोनों रेखाएं अगर लंबवत है तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो बेटा ऐसी कंडीशन में a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 होता है। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या होता है, 0। अब a1 a2 क्या, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा आएगा, b1 बीटा sin थीटा इंटू 1 माइनस का sin थीटा आएगा, और ये बराबर क्या है, 0। तो आ जाएगा cos थीटा बराबर sin थीटा, ये आ जाएगा। sin थीटा के नीचे cos आएगा तो बन जाएगा tan थीटा बराबर 1। tan कितने का वैल्यू 1 होता है, 45 का, यहाँ लिख दो tan π/4, डेट मीन थीटा कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द थीटा इज π/4, थीटा का मान होगा हमारा π/4, क्लियर है भैया, ठीक है सभी को। तो थीटा का मान आएगा π/4, बेटा π/4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करिए वाला सवाल, बताएं इसका आंसर क्या होगा। ओरल सवाल है बेटा आपके लिए, ओरल ओरल क्वेश्चन है आपके लिए, ये ओरल क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप कर ना पाओ इसमें, ठीक है, बिल्कुल आराम से आप बता सकते हो आंसर। बताओ भाई आंसर बताओ जल्दी से,
बेटा आपको बताया था अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो x वाले नंबर का आधा करते हैं, तो 2g का आधा करो, आधा करोगे तो g आएगा। अब फिर इसका स्क्वायर करते हैं और ये यहां लिखा होना चाहिए, कहाँ, k की जगह। तो g स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, k के बराबर। तो आंसर होगा g स्क्वायर बराबर k। याद करिए अगर y अक्ष को स्पर्श करता है तो 2f का आधा f, f का स्क्वायर यहां लिखा होना चाहिए, तो f स्क्वायर बराबर k होता अगर y को स्पर्श करता तो। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये ऐसे ही बता दे रहे हम, दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु की नाभि त्रिज्याओं का योग किसके तुल्य होता है। बेटा याद करो ये दीर्घवृत्त है, ठीक है, सपोज दैट, और ये नाभि है S1, ये नाभि है S2, और यहाँ कोई बिंदु P है, तो PS1 प्लस PS2 बराबर क्या होता है, दीर्घाक्ष की लंबाई। दीर्घाक्ष की लंबाई ये हमने क्लास में बताया था। थोड़ा जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं ताकि पूरा आज कंप्लीट कर दें, ठीक है, पेपर आज ही खत्म कर देंगे। एक नियत बिंदु से गुजरता हुआ एक स्वच्छ प्राचल वाला प्रथम घात का समीकरण क्या निरूपित करता है। बेटा अगर किसी इक्वेशन की पावर 1 है, अगर किसी इक्वेशन की पावर क्या है 1, तो वह एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अगर पावर 1 है तो वह सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ो, 2,3 से रेखा इतने पर लंबपात क्या है, ठीक है। बेटा ये एक रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या है, x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0। और 2,3 से, अगर 2,3 से एक रेखा खींची गई वो लंब है, तो लंबपात के निर्देशांक क्या है, तो लंबपात के निर्देशांक है h, k। हमने माना ऐसा। अगर ये इस पे लंब है तो दोनों की प्रवणता का जो गुणा है वो -1 होगा। तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, तो y बराबर -x प्लस 11। तो यहाँ से जो m1 है वो -1 आया। दो बिंदु अगर पता है तो स्लोप निकालने का तरीका m2 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये होगा। तो y2 माइनस y1 दैट मीन्स k माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस 2 ये होगा। तो ये आएगा m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 कितना है, k माइनस 3 अपॉन h माइनस 2, और m2 कितना होगा, -1 बराबर -1, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आएगा k माइनस 3 बराबर h माइनस 2। तो बेटा इसको इधर ले आओ, तो k माइनस h बराबर 3 से 2 घटाओगे 1, ये आ गया एक समीकरण। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा ये लाइन, ये वाला जो बिंदु है वो इस रेखा पे उपस्थित है, तो ये बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो h प्लस के क्या आएगा, h प्लस के बराबर 11, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ो, तो h से h गया, k और k 2k, 11 1 12, k का मान 6 आ गया, k का मान 6 रख दो, 11 माइनस 6 5, तो h का मान क्या आ गया 5, h कामा k 5 कामा 6, h कामा k मतलब 5 कामा 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्लियर है, बी ऑप्शन आएगा बेटा। हम सबके आंसर देख रहे हैं, आप ये ना सोचो हम आंसर नहीं देख रहे हैं, आंसर हम सबके देख रहे हैं, ठीक है। इस सवाल का आंसर बी पार्ट आएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ो, ये आपको करना तो कर लो पहले। चलिए अब क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण y बराबर d है, ये बिल्कुल सही है। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है ये, तो ये y बराबर लैम्डा होती है, अगर इसने इसको लैम्डा पे काटा। अब उन्होंने d मान रखा है तो यहाँ पर d लिख लो, तो ये y बराबर d हो जाएगा, बिल्कुल सही है। x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है गलत, क्योंकि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। केवल 1 सही है, ठीक है, तो आंसर आएगा केवल 1। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। सवाल में लिखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3, इनके बीच का कोण क्या होगा। तो cos थीटा बराबर a1 a2 2 एकड़ नम 2, b1 b2 माइनस का 1 c1 c2 2 एकड़ नम 2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस a, दूसरा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, 2 2 4 से घटाओगे 3 आएगा, 4 1 5 1 6, रूट 6 इंटू रूट 6 6, 3 दूनी 6। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/2। cos कितने का वैल्यू होता है 1/2, 60 का, तो थीटा आ गया π/3। वैल्यू ऑफ द थीटा इज π/3। आंसर आएगा बी पार्ट, क्या आंसर आएगा बेटा बी पार्ट π/3, क्लियर, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा π/3, समझ गए, आंसर इज बी पार्ट π/3 इसका आंसर होगा। जल्दी नोट करते जाओ भाई।
पाई/3 इसका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी करते जाओ, इसको बिठा रहे हैं फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है ये हमारा, लिखा है एक्स अक्ष से और बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाले समतल का समीकरण बताएं। बेटा अगर कोई समतल एक्स अक्ष से गुजरेगा तो उसका वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। इसका मतलब है वह समतल केवल एक्स बराबर कोई भी नंबर होगा, जैसे एक्स बराबर ए, इक्वेशन 1। अब ये जो समतल है वो किससे गुजर रहा है, 1,2,3 से गुजर रहा है, तो एक्स की जगह 1 बराबर ए है ना, वाई और जेड तो रख नहीं सकते, तो ए का मान 1 आया, एक मान 1 यहाँ रख दो, तो समतल का समीकरण आ गया एक्स बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही बेटा, एक्स बराबर 1। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1,3,4 -1,6,10 -7,4,7 -5,1,1। ये किसको निरूपित करता है, ये जो शीट्स हैं ये किसको निरूपित करते हैं, ठीक है। शीर्षों को एक बार फिर से मिला लो। पहला पॉइंट है 1,3,4, दूसरा पॉइंट है -1,6,10, फिर है -7,4,7 और फिर है -5,1,1। ये कह रहा है किसको निरूपित करता है। चलो इसको देखते हैं। बेटा सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बना लो, ठीक है। अभी हमको भी नहीं पता ये कौन सा चतुर्भुज है। पहले हम लिखेंगे बिंदु 1 3 4, ए बिंदु मान लो, बी बिंदु मान लीजिए -1,6,10, फिर मान लीजिए -7,4,7 और फिर मान लीजिए -5,1,1। सबसे पहले आप विकर्णों की लंबाई निकालो, ए बी सी और डी। तो विकर्णों की लंबाई निकालो, इसको d1 मान लो लंबाई, इसको मान लो d2। तो d1 लंबाई होगा अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस प्लस 7, 8 का स्क्वायर 64, 3 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आएगा अपने पास, 9 और 1 10, 64 और 10 74 आ गया। अब d2 निकाल लो, d2 क्या होगा, इनके बीच की दूरी, तो ये होगी माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, 10 माइनस 1 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो कुल मिला के 74 से तो कुछ अलग ही आएगा आंसर। तो 5 1 6 6 6 12 की 2 हाथ से लगा 1, 8 1 9 9 2 11 11 और 1 12। देखो 5 1 6 6 6 12 की 2 हाथ से लगा 1, 8 1 9 9 2 11 और 1 12, 122। तो दोनों दोनों अलग अलग हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा भुजा की लंबाई। तो पहले ए बी भुजा की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, y1 माइनस y2 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 8 36, 6 36 4 40 9 49 का अंडर रूट 7 आया। अब BC निकाल लो, तो BC क्या होगी, BC होगी माइनस और 7 6 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9, 36 4 40 9 7 आया। अब BC के बाद CD निकाल लो, तो CD भुजा क्या होगी, CD भुजा होगी -7 और +5, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये भी 7 आ रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो अगर किसी त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण अलग अलग हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है समचतुर्भुज। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल इज डिफरेंट देन इट इज नोन एज रोम्बस। क्या कहलाता है, रोम्बस, ठीक है, ये कहलाता है। क्लियर है, तो ये होगा समचतुर्भुज। समझ में आई बात कि नहीं आई, तो थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। वर्ग नहीं होगा, वर्ग वर्ग चिल्ला दो। विकर्ण भी तो चेक करो, विकर्ण नहीं देखो क्या, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं आपस में, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं बेटा, समझो तो बात, समझे कि नहीं। वर्ग के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं भैया, ठीक है। थोड़ा ध्यान देकर पढ़ाई करो बेटा, समझ गए। वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए ये, तीन असंदिग्ध बिंदु से होकर जाने वाले समतलों की संख्या एक। बेटा तीन बिंदु अगर अलग अलग है, इनसे होकर जाने वाले समतल एक ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला x प्लस वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, रेखाओं के बीच का कोण। तो बेटा देखो एक रेखा है x बराबर माइनस वाई, तो इसको लिख लो x अपॉन वन और y अपॉन माइनस वन और बराबर z अपॉन, z है ही नहीं इसमें, तो हम लोग इसमें z नहीं है, तो जीरो इंटू जेड लिख सकते हैं, जीरो इंटू जेड, ठीक है। तो जेड नहीं है तो उसको छोड़ दो, इसमें हम लोग को केवल क्या लेना पड़ेगा, डी आर। तो डी आर हो गया वन माइनस वन और जीरो, ठीक है, वन माइनस वन और जीरो ऐसे लिख लो, ठीक है। और इसके बाद अगली रेखा क्या है, बीस एक्स बराबर पंद्रह वाई बराबर बारह जेड, ये है। तो इसको लिख लो एक्स अपॉन एक बटे बीस बराबर वाई बटे एक बटे पंद्रह और बराबर जेड बटे एक बटे बारह, ठीक है, एक बटे बारह ये है। तो ये जेड है, ये एक बटे बारह है, तो इसके जो डी आर आ गए वो आ गए एक बटे बीस, एक बटे पंद्रह और एक बटे बारह, ये है डी आर, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, तो इसको मिटा के फिर सीधा एंगल निकाल दो, क्योंकि एंगल निकालने में कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से एंगल निकल आएगा, ठीक है ना। बेटा ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें एक्स प्लस वाई नहीं, उसमें एक्स प्लस जेड है, तो आप इसको एक्स बराबर माइनस जेड करो, ओरिजिनल सवाल में माइनस जेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखे दे रहे हैं x बराबर माइनस जेड, तो इसके जो डी आर होंगे y नहीं है, तो वन कामा जीरो कामा माइनस वन, ये होंगे वन कामा जीरो कामा माइनस वन, ठीक है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो अब इसको हटा दे रहे हैं और सीधे हम डी आर लिखे दे रहे हैं। इसके डी आर कितने हैं, एक बटे बीस कॉमा एक बटे पंद्रह कॉमा एक बटे बारह, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, जब हम इनके बीच का कोण निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर ए वन ए टू, तो आएगा कितना, एक बटे बीस, बी वन बी टू जीरो और ये आएगा माइनस का एक बटे बारह अपॉन अंडर रूट के अंदर वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, एक बटे बीस का स्क्वायर एक बटे चार सौ, एक बटे पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस, बारह का स्क्वायर एक सौ चवालीस, ये आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये तो रूट टू हो गया है, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा साठ, तो बीस तिहाई साठ तीन आएगा, बारह पंचे साठ पाँच आएगा, ठीक है। और पाँच से तीन घटाओ कितना आएगा, माइनस का दो, और नीचे आएगा कितना, साठ। अब यहाँ पर क्या है, जरा इस बात को ध्यान देना बेटा, यहाँ मॉड लगा रहता है, ठीक है, मॉड लगा लो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट टू, अब इसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 400, 225 और 144 का एलसीएम, तो 400 का आएगा दो दूनी चार और दो पंचे दस, दो पंचे दस, ये है। तो देखो दो दूनी चार दूनी आठ, दूनी सोलह, पंचे अस्सी, अस्सी पंचे 400, 225, 225 का मतलब क्या होता है, 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 में दो बार पाँच होता है और दो बार तीन होता है, तो दो बार पाँच तो है, दो बार तीन लेना पड़ेगा, मतलब 9 लेना पड़ेगा। 144, तो दो दूनी चार दूनी आठ, दूनी 16, 16 नवैया 144, कंप्लीट है। 400 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना कटेगा हमारा वैल्यू, दो दूनी चार दूनी आठ, दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 पंचे 400, बचा क्या 9। जब 225 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 225 का मतलब कितना हुआ, 15 गुणे 15, तो देखो इधर बेटा, पाँच यहीं 15 से 15 गया और फिर पाँच या 15 से 15 गया, तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 बचेगा, ठीक है। 144, तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, 16 नवैया 144, बचा कितना 25, 16 नौ 25, 25 25 50, तो यह आ गया हमारे पास बेटा, माइनस तो हट ही जाएगा, 2/60 और नीचे कितना आ गया रूट टू, और ये कितना आ गया 50, 50 को लिखेंगे 5 रूट टू, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये कितना अपने पास, एक दो तीन चार, मतलब कि दो चार दूनी आठ दूनी 16, 16 से चार बाहर आएगा, दो पाँच से एक पाँच बाहर आएगा, नौ से एक तीन बाहर आएगा, ठीक है। पाँच चौक 20 तीन 60, 60 से 60 गया, रूट टू टू, टू से ये टू गया, बचा कितना 1/5। तो बेटा कॉस थीटा बराबर 1/5, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा बेटा, ध्यान दे के अपना नोट करिए सभी लोग। कर लिया, अगला सवाल दे रहे हैं बेटा, आप लोग जरा ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, चलो ट्राई करो।
यदि किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब उसके लघु अक्ष के आधे के बराबर है तो दीर्घवृत्त की उत्कीर्णता क्या होगी? बड़ा आसान सा सवाल माना जाता ही है। चलो करो बेटा इसको। यदि किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई उसके लघु अक्ष का आधा है तो दीर्घवृत्त की उत्कीर्णता क्या होगी? फाइंड आउट द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। देखिए, किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब उसके लघु अक्ष के आधे के बराबर है, तो नाभिलंब क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दीर्घ अक्ष में हमेशा हम लोग a ग्रेटर देन b मान के चलते हैं, तो उसका लघु अक्ष क्या हो जाएगा? 2b का आधा। नाभिलंब की लंबाई 2a² अपॉन b बराबर 2b अपॉन 2, तो 2 से 2 गया b², तो बन गया 2a² बराबर b²। अब पता है b² बराबर a², 1 माइनस e² होगा, तो b² की जगह लिख दो 2a² बराबर a² और ब्रैकेट में 1 माइनस e²। ठीक है, एक मिनट और देख लो। किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब उसके लघु अक्ष के आधे के बराबर, नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी? 2b² अपॉन a, ये गलत, 2b² अपॉन a, क्योंकि a बड़ा माना है ना, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? दोबारा देख ले एक बार। देखो, नाभिलंब की लंबाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, क्योंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? a ग्रेटर देन b, ये मान के चल रहे हैं। तो नाभिलंब की लंबाई उसके किसका आधा है? लघु अक्ष का आधा, तो लघु अक्ष क्या होगा? 2b का आधा, तो हो जाएगा 2b² अपॉन a बराबर b। ठीक है, एक b से एक b चला गया तो 2b बराबर क्या आ गया? a आ गया। ठीक है, लिख लो b² बराबर a², 1 माइनस e², तो b² बराबर a² कितना हो जाएगा? 4b²। ठीक है, और 1 माइनस e², b² से b² गया, यह है 1/4 बराबर 1 माइनस e²। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास e² बराबर 1 माइनस 1/4, देन e² बराबर 3/4, यह आ जाएगा e बराबर √3/2। फाइनल आंसर क्या है? e बराबर √3/2। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, e बराबर √3/2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? चलो नोट कर लो, फिर अगला सवाल देते हैं। इसको नोट कर लो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, ये वाला सवाल। किसी प्रतिबंध के अनुसार दिया गया गोला वास्तविक है। बेटा अगर गोला वास्तविक है तो r बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। अगर ये वास्तविक है तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तब होगा जब ये वाला मान किससे बड़ा हो? d से। जब ये मान d से बड़ा होगा तो बड़े से छोटा घटाओगे तो अंडर रूट में प्लस आएगा, तो u² प्लस v² प्लस w² ग्रेटर देन d। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये सवाल है। ठीक, ट्राई करो बेटा इसको। परिमाप √51 वाले निम्नलिखित सदिशों में से कौन सा एक सदिश है जो इन तीनों सदिश के साथ बराबर कोण बनाता है? जो तीनों सदिश के साथ बराबर कोण बनाता है। ठीक है, तो बेटा जरा ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से इनका डॉट निकालो, जो डॉट तीनों के साथ बराबर हो जाए वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस वाले को मान ले रहे हैं वेक्टर m। क्या मान ले रहे हैं? वेक्टर m। पहले a.m निकालो। एक काम करो, पहले तो मॉड निकाल लो, m का मॉड। देखो क्या m का मॉड √51 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 और 1 51। हाँ आ रहा है, √51 आ रहा है बेटा। 5 1 5 5 5 1 5 1 5 सब में आएगा √51, सबका मॉड √51 है। अब बचा क्या? केवल डॉट। तो हम निकालेंगे पहले a.m। तो a.m निकालेंगे तो i का i में करो तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, j का j में करो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, k का k में करो माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, और नीचे 3 पहले से लिखा हुआ है। 5 2 7, 10 से 7 घटाओगे -3, 3/3 -1 आ रहा है। अब वेक्टर b.m करो, वेक्टर b.m -1 ही आना चाहिए। देखो i का i में करोगे तो 5 को 20, माइनस का 20, j है नहीं k है, तो k का k में करो तो माइनस माइनस प्लस 5 15, नीचे कितना आएगा? 5, ये आएगा माइनस का 5/5, कितना आएगा? माइनस का 1। अब बेटा c.m कर लो, तो c.m करेंगे तो कितना आएगा?
जे का जे में हो जाए केवल, तो माइनस का 1 आ जाए। कितना आ जाएगा? माइनस का 1। देखो तीनों से डॉट बराबर आ रहा है, जब तीनों से डॉट बराबर आ रहा है तो इसका मतलब तीनों से एंगल भी बिल्कुल सेम आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा तीनों से डॉट क्या कर रहा है? बराबर कर रहा है। क्लियर है? क्यों भाई, समझ में आ गया सभी को? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217। देखो मॉड ए बराबर 2, मॉड बी बराबर 5, ए क्रॉस बी बराबर 8, तो ए डॉट बी क्या होगा? बेटा सब लोग जानते हो ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, याद है? तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, और ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौको 100। तो ये आएगा हमारे पास ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी बराबर 6। ठीक है, क्लियर, समझ गए? तो ए डॉट बी बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाओ। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये, इसको ट्राई करो, बताओ दोनों में कैसा संबंध है। ट्राई करके बताओ इन दोनों में कैसा संबंध है। दोनों साइड स्क्वायर कर लो, हम आपको हिंट बताए दे रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। दोनों साइड स्क्वायर कर लो बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए डॉट बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर गया, क्या आ जाएगा? 4 ए डॉट बी बराबर 0। दैट मीन्स ए डॉट बी बराबर 0। बेटा अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? लंबवत हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है तो दोनों वेक्टर कैसे हैं भाई? लंबवत हैं। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। लिखा हुआ है वेक्टर ए बराबर आई माइनस 2j प्लस 5 के। ये हमने क्लास में बताया था बेटा, एक बार जरा आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत आराम से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। जल्दी जल्दी देखते जाओ, जल्दी जल्दी बताओ। बता बेटा इसका आंसर क्या आएगा? चलो देखो, b माइनस ए डॉट 3a प्लस बी, ऐसे सवालों में पहले इनका मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो b माइनस ए डॉट 3a प्लस बी ये होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ तो आएगा 3a डॉट बी, या b डॉट ए एक ही चीज है, और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर माइनस a डॉट बी। बेटा 3a डॉट बी से a डॉट बी घटाओगे तो आएगा 2a डॉट बी, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अभी a का मॉड निकाल लो, तो a का जो मॉड होगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 और 1 30, अंडर रूट 30 आया। ठीक है, इसका मॉड निकाल लो, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 और 1 14, अंडर रूट 14 आया। ठीक है, इसका मॉड क्या है? रूट 14 रखने के काम आ जाएगा। 2 ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हमको निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं यहीं पर हम लोग। ए डॉट बी होगा आई का आई में गुणा, 2 का नम 2 आ जाएगा, जे का जे में गुणा माइनस का 2 आ जाएगा, के का के में गुणा माइनस का 5 टें 15 आ जाएगा। देखो आई का आई में 2, जे का जे में माइनस का 2, 5 टें 15, तो कितना आ गया? 15 2 17। ठीक है ना, 15 2 17, 17 से 2 घटाओ कितना आएगा? माइनस का 15। तो ए का वैल्यू आई ए डॉट बी माइनस 15, ये माइनस 15 है, और प्लस का बी स्क्वायर, तो बी कितना है? रूट 30 का, सॉरी बी स्क्वायर, तो बी कितना है? रूट 14 का स्क्वायर 14 आ जाएगा, और ए स्क्वायर 30 और 30 यानी 90 हो जाएगा। तो आएगा माइनस का 15 दूनी 30 प्लस का 14 और माइनस का 90, 90 और 30 का जोड़ 120। ठीक है, और माइनस प्लस 14, 10 से 4 घटाओगे 6, और यहाँ कितना? 1, 1 से घटाओगे 0 1, माइनस का 106। आंसर कितना आएगा बेटा? माइनस 106। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, माइनस का 106, ये प्रॉपर आंसर है बेटा इसका, माइनस 106। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल करिएगा।
ये अगला क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है। यदि ए बी सी सदिश हैं निम्नलिखित प्रतिबंध में से तो ए बी सी संदेह हैं। संदेह के लिए होता है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। आगे बढ़िए, ये हमने क्लास में लिखवाए प्रतिबंध, ठीक है। ये सवाल में कह रहा है वेक्टर ए इतना, वेक्टर बी इतना, वेक्टर सी इतना है, तो हमसे कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो डायरेक्ट जरा हम बता रहे हैं, आप इसमें कर सकते हो, इनका क्रॉस मेथड लगाओ। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी, ये आएगा। फिर बी क्रॉस सी, यहाँ बीच में प्लस है बेटा, तो ये आएगा कितना, प्लस का बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ये आएगा। प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ये आएगा, ठीक है। अब आप लिखाओ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। एक मिनट, इसको डायरेक्ट यहीं से हमें दिख रहा कटते हुए, ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए है, दिशा बदलोगे तो माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। ए क्रॉस सी और ये सी क्रॉस है, दिशा बदलोगे तो माइनस ए क्रॉस सी कट जाएगा। बी क्रॉस सी क्रॉस बी, दिशा बदलोगे तो ये कट जाएगा। ओवरऑल आंसर इसका बेटा 0 आ जाएगा, कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। पहले देखने में लग रहा था कि थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, लेकिन अभी इसका आंसर 0 आएगा बेटा, ठीक है। अभी इस सवाल का आंसर 0 आएगा, ठीक। चलिए फटाफट करते जाओ बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल में कह रहा है कि ये बताओ ए बी सी में कोई 3 स्वैच घटनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही होगा जबकि ए और बी दोनों घटित होती हैं, सी नहीं। ए बी घटित हो, सी नहीं, बी पार्ट, सी के ऊपर होल बार है, सी घटित ना हो। ए बी तो घटित हो लेकिन सी घटित ना हो। अगला क्वेश्चन ये बेटा, इसमें कह रहा है एक कंपनी के 4 महीनों का औसत विक्रय और विक्रयों का मानक विचलन निम्नलिखित है। औसत विक्रय और विक्रय का मानक विचलन, किस माह का विक्रय सर्वाधिक होगा। बेटा इसमें हमको निकालना पड़ेगा प्रसरण गुणांक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रसरण गुणांक निकालना पड़ेगा, और जिसका प्रसरण गुणांक सबसे कम होगा वही बढ़िया विक्रय मूल्य से संबंधित होगा, ठीक है ना। तो हमको निकालना पड़ेगा प्रसरण गुणांक, ठीक है। तो प्रसरण गुणांक के बारे में सभी लोग जानते थे कि प्रसरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है। तो प्रसरण गुणांक का फार्मूला जो होता है वो सबको पता है, वो होता है क्या, मानक विचलन और बटे माध्य, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये होता है। तो हम निकालेंगे फर्स्ट मंथ का, कौन से मंथ का, पहले महीने का। तो पहले महीने का मानक विचलन कितना है, 30, ठीक है। और औसत विक्रय, विक्रयों का मानक 2 है, पहले का कितना मानक विचलन 2, और औसत कितना है इसका, औसत है 30, औसत कितना है 30 और गुणे कितना है 100, 0 0 कट गया तो 20/3 आएगा, कितना आएगा 6.6 लगभग। सेकंड मंथ का निकाल लो, तो सेकंड मंथ का क्या आएगा 3/57 और गुणे क्या होगा 100, ठीक है। 3/57 गुणे 100, तो ये 7 5 12 है, 3 कटेगा तो 3 का नाम 3 आएगा, 5 से 3 घटाओ कितना आएगा 2, 3 और 27, 19 का भाग 100 में लगा लो, लगभग 5 दशमलव कुछ आएगा। तो 19 बचे 95, 10 से 5 घटाओ 5, दशमलव लगाए 0 बढ़ाया, 19 दूना 38, तो 5.2 के आसपास। देखो हम एक अप्रोक्सीमेशन निकाल दे रहे हैं। इसी प्रकार थर्ड का निकालिए और फोर्थ का आप लोग निकाल के बताओ बेटा क्या आ रहा है। थर्ड और फोर्थ का निकाल के बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से थर्ड और फोर्थ का निकाल के बताइए क्या आ रहा है। थर्ड और फोर्थ का निकालिए क्या आ रहा है, सामने दिख रहा है भैया। थर्ड और फोर्थ का निकालो। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में 4 और नीचे माध्य कितना है 82 और गुणे क्या होगा 100, तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 का नाम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का भाग 200 में कर दो लगभग, तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो 41 का भाग करेंगे 6 5 बार, 5 का नाम 5, 5 चौक 20, 5 नहीं 4 बार, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 10 से 6 घटाएंगे कितना है, 10 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 6, और यहाँ 9 9 6 घटाएंगे कितना आएगा 3, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 9 चौको 36, 8 8 का नाम 8, 8 चौको 32, मतलब लगभग 4.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग 4.8, तो ये लगभग 4.8 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका चौथे में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/28 और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 2 से काटेंगे 14 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 50,
तो ये लगभग कितना आएगा 7×5 7 42 77 49 7 दशमलव कुछ आएगा। तो इन सब में सबसे छोटा प्रसरण गुणांक इसका इसका, तो जिसका सबसे छोटा प्रसरण गुणांक होगा वही चीज जो है विक्रय मूल्य को मानने के लिए निम्नलिखित है तो सर्वाधिक संगत है। विक्रय सर्वाधिक संगत किस माह में, तो सर्वाधिक संगत किस माह में है, तीसरे माह में। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका माह तीसरा। तो आपको प्रसरण गुणांक निकालना है, जिसका प्रसरण गुणांक सबसे छोटा होगा वही सर्वाधिक संगत होगा विक्रय में। ठीक है, तो जिसका बेटा देखो अगली सवाल विक्रय में दिया है तो विक्रय का सर्वाधिक संगत वही होगा जिसका प्रसरण गुणांक सबसे कम होगा। ठीक है, ये नियम होता है, रूल होता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, इसमें बोल रहा है कि बेच प्रमेय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता परिकलित की जाती है, बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला है क्वेश्चन ये रहा। इस सवाल को ट्राई करो, ये तो आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो बेटा, आपको हम समय दे रहे हैं, लगाइए फटाफट फटाफट ट्राई करो। फटाफट बता दो बेटा आंसर क्या आएगा इसका। जीएस क्लासेस, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो बताओ बेटा क्या आएगा आंसर इसका। पी ए बराबर 1/3 लिखा हुआ है, पी ए बराबर 1/3 एंड पी बी बराबर 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, पी ए अपॉन बी बराबर 1/6, देन फाइंड आउट पी बी अपॉन ए, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, अब ये आएगा पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक, ये होता फॉर्मूला। और पी बी अपॉन ए अगर हम लोग निकालें तो ये आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये होएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा पी ए अपॉन बी और ये आएगा पी बी अपॉन ए, ये आएगा बराबर पी ए अपॉन पी बी, ये आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास पी ए अपॉन बी का वैल्यू 1/6, पी बी अपॉन ए का वैल्यू हमको निकालना है, बराबर पी ए का वैल्यू कितना अपने पास 1/3 और पी बी का वैल्यू 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/6 पी बी अपॉन ए बराबर 4/3। एलसीएम ले लो तो ये एलसीएम आएगा 3 बराबर 6 चौको 24 पी बी अपॉन ए, तो पी बी अपॉन ए 1/8 आंसर होगा। बेटा 24 नीचे ले आओ, 3 24, तो पी बी अपॉन ए का वैल्यू क्या होगा 1/8 आंसर होगा। करेक्ट। चलिए बस क्लास थोड़े से सवाल बचे हुए हैं, जल्दी देख लो, आप लोगों का ऑफलाइन का भी टाइम हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं चीजें। ठीक है, चलो ये सवाल में कह रहा है पी बी बराबर 3PA, तो पी बी बार क्या होगा, पी बी बराबर 3PA, देन फाइंड आउट पी बी बार, तो पी बी अपॉन पी ए बराबर क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो पी बी अनुपाते पी ए, पी बी अनुपाते पी ए बराबर 1:3, तो पी बी क्या होगा, पी बी होगा 1/3 और 1 4, ये हो जाएगा। देन पी बी बार क्या होगा, पी बी बार हो जाएगा 1 - पी बी, तो आंसर आएगा 3/4। क्लियर है, तो फाइनल आंसर क्या होगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जो पासे फेंके जाते हैं फलकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता। बेटा फलकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता, तो हमने बताया था मैक्सिमम योग 12 हो सकता है या 11 हो सकता है या 10 हो सकता है, 12 11 10, इसका यहाँ तक 1 तक आएगा, सॉरी 2 तक आएगा, क्योंकि मिनिमम योग क्या होता है 2 होता है 2 पासों में। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या होगा 3,
तो ये वो घटनाएं हैं कि 12 योग आए तो ऐसी एक घटना, 11 योग आए तो ऐसी 2 घटना, 10 योग आए तो ऐसी 3 घटना। तो 10 या 10 से अधिक आने की प्रक्रिया क्या होगी? 3 2 5 1 6, 6 बटे 2 पासों में कुल घटना 36, तो आंसर होगा 1/6। सब चीज हमने क्लास में बताई है, हम बार बार उस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है बेटा, अगला क्वेश्चन है, सवाल में एनपी बराबर 4 दिया है, ठीक है, और प्रसरण 4/3 है। प्रसरण होता है बेटा एनपीक्यू, ये कितना है? 4/3 है। तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का वैल्यू क्या होगा?